भारत भूमि सदा से ही ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि रही है। यहाँ के वनों और पर्वतों में ऐसी अनेक वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनमें अद्भुत गुण छिपे हुए हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में रसायन शास्त्र इतना उन्नत था कि ऋषि नागार्जुन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साधारण धातुओं को स्वर्ण में बदलने की विधियां विकसित कर ली थीं। इस विद्या को रस शास्त्र कहा जाता है। रस शास्त्र में पारे और विभिन्न जड़ी बूटियों के मेल से कायाकल्प और धातु परिवर्तन के प्रयोग किए जाते थे। नागफनी का पौधा भी इसी श्रेणी में आता है, जिसे हम अक्सर केवल कांटों वाला एक साधारण पौधा समझते हैं। परंतु प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस पौधे के भीतर स्वर्ण बनाने की अपार शक्ति समाहित है। नागफनी पौधे का प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप। नागफनी, जिसे कई स्थानों पर वज्रकंटक भी कहा जाता है, एक ऐसा पौधा है जो बिना पानी के भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसकी पत्तियां मोटी और मांसल होती हैं तथा पूरे शरीर पर तीखे कांटे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नागफनी को भगवान शिव और नागों से संबंधित माना जाता है। इसके दूध में एक विशेष प्रकार का तेजाबी तत्व होता है जो धातुओं के शोधन में काम आता है। इस पौधे की जड़ों में पृथ्वी की गहराई से खनिजों को खींचने की क्षमता होती है। यही कारण है कि प्राचीन कीमियागर इस पौधे का उपयोग अपनी गुप्त विधियों में करते थे। स्वर्ण निर्माण के रहस्यों का अनावरण। स्वर्ण बनाना केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक साधना है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब नागफनी के रस को विशेष नक्षत्रों में निकाला जाता है और उसे शुद्ध पारे के साथ मिलाया जाता है तो वह पारे के चंचल स्वभाव को बांध देता है। पारे को बांधना ही स्वर्ण निर्माण की पहली सीढ़ी है। इसके लिए साधक को बहुत धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में यह ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही दिया जाता था, ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। आवश्यक सामग्री का विवरण। इस प्राचीन प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिनका उल्लेख आयुर्वेद और रस ग्रंथों में मिलता है। मुख्य रूप से शुद्ध पारा, जिसे पारद कहा जाता है, और गंधक की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही नागफनी का ताजा रस, जो उसी समय निकाला गया हो, बहुत प्रभावी होता है। मिट्टी के पात्र, जिन्हें मूस कहा जाता है, और कपड़ मिट्टी करने के लिए सूती कपड़ा और चिकनी मिट्टी भी अनिवार्य है। अग्नि देने के लिए उपलों का प्रयोग किया जाता है, जिसे पुट देना कहते हैं। पारे के शोधन की प्रक्रिया। किसी भी प्रयोग से पूर्व पारे का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध पारा विषैला होता है और परिणाम नहीं देता। पारे को पहले लहसुन के रस और सैंधव नमक के साथ मिलाकर कई दिनों तक घोंटा जाता है। इसके बाद इसे नागफनी के रस में डुबोकर रखा जाता है, जिससे इसकी कालिख निकल जाती है। जब पारा चांदी की तरह चमकने लगे और हाथ पर न चिपके, तब उसे प्रयोग के योग्य माना जाता है। इस प्रक्रिया को मूछरछन भी कहते हैं। नागफनी के रस का महत्व। नागफनी का रस निकालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसके कांटों से बचते हुए इसके मांसल भाग को कूटकर रस निकाला जाता है। यह रस बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसमें मरकरी यानी पारे को पचाने की शक्ति होती है। प्राचीन काल में इस रस का उपयोग करके पारे की भस्म बनाई जाती थी, जो बाद में तांबे जैसी धातुओं को सोने में परिवर्तित करने की क्षमता रखती थी। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। अग्नि संस्कार की विधि। जब पारे और नागफनी के रस का मिश्रण तैयार हो जाता है तो उसे एक मिट्टी की हंडिया में रखा जाता है। इस हंडिया को अच्छी तरह से बंद करके कपड़ मिट्टी कर दी जाती है, ताकि हवा अंदर न जा सके। इसके बाद इसे जमीन में खड्डा खोदकर उपलों की अग्नि के बीच रखा जाता है। इस प्रक्रिया को गजपुट कहा जाता है। अग्नि का तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। यह अग्नि संस्कार कई घंटों या दिनों तक चलता है। इस दौरान नागफनी का रस पारे के साथ क्रिया करके उसे ठोस रूप में बदलने लगता है। धातु परिवर्तन का विज्ञान। जब अग्नि शांत हो जाती है और पात्र ठंडा हो जाता है तो उसे सावधानी से खोला जाता है। पात्र के भीतर जो अवशेष बचता है वह एक विशेष प्रकार की गुटिका या भस्म होती है। इस भस्म का थोड़ा सा अंश यदि पिघले हुए तांबे में डाल दिया जाए तो तांबा अपना रंग और गुण बदलकर स्वर्ण जैसा दिखने लगता है। यह स्वर्ण शुद्ध होता है
और इस पर तेजाब का भी असर नहीं होता। हालांकि इस विधि में निपुणता प्राप्त करने के लिए वर्षों का अभ्यास और गुरु का सान्निध्य आवश्यक है। नागफणी के औषधीय गुण और स्वर्ण योग। नागफणी केवल स्वर्ण बनाने के काम ही नहीं आती, बल्कि इसके औषधीय उपयोग भी बहुत अधिक है। इसके रस से बनी औषधियां शरीर की हड्डियों को वज्र के समान मजबूत बना देती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे कायाकल्प की औषधि माना गया है। जो व्यक्ति नागफणी और पारे के इस योग का सही विधि से सेवन करता है, वह वृद्धावस्था को जीत लेता है। उसके शरीर की कांति स्वर्ण के समान चमकने लगती है। इसलिए इसे सुवर्ण सिद्ध योग भी कहा जाता है। गुप्त साधना और मंत्रों का प्रयोग। प्राचीन काल में कोई भी रासायनिक प्रयोग बिना मंत्रों के अधूरा माना जाता था। नागफणी के पास जाकर पहले पौधे से आज्ञा ली जाती थी। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पौधे की पूजा की जाती थी। यह माना जाता था कि बिना दैवीय कृपा के प्रकृति अपने रहस्यों को प्रकट नहीं करती। साधक को पूर्णतः सात्विक रहना पड़ता था। मन की एकाग्रता और मंत्रों की शक्ति ही उस रासायनिक क्रिया को सफल बनाती थी। सावधानी और सुरक्षा के नियम। इस प्रकार के प्रयोग अत्यंत जोखिम भरे हो सकते हैं। पारे का धुआं फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राचीन काल में इसे खुली जगह पर किया जाता था। नागफणी के कांटे भी जहरीले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें निकालने के लिए लोहे के औजारों का प्रयोग वर्जित था। केवल लकड़ी या पत्थर के उपकरणों का ही उपयोग किया जाता था। बिना पूर्ण ज्ञान के इन विधियों का प्रयास करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण, रस रत्न समुच्चय और रस हृदय तंत्र जैसे महान ग्रंथों में नागफणी के इन प्रयोगों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां इसे महावनस्पति की संज्ञा दी गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में यह विद्या लुप्त हो जाएगी, क्योंकि लोग लालची हो जाएंगे। परंतु जो शुद्ध मन से खोज करेगा, उसे प्रकृति आज भी यह उपहार देने को तत्पर है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन रसायन। आज का विज्ञान परमाणु परिवर्तन की बात करता है। वही बात हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व पौधों के रस और अग्नि के माध्यम से सिद्ध कर दी थी। नागफनी के भीतर मौजूद विशेष एंजाइम और पारे के बीच होने वाली आणविक क्रिया ही वह कुंजी है जिससे धातु का रूपांतरण संभव होता है। यदि आज के वैज्ञानिक इन प्राचीन सूत्रों पर शोध करें तो मानवता को बहुत लाभ हो सकता है। स्वर्ण सिद्धि के लक्षण। जब प्रयोग सफल होता है तो कुछ विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। पात्र को खोलने पर एक दिव्य सुगंध आती है। जो पदार्थ प्राप्त होता है वह सूर्य की रोशनी में सतरंगी चमक पैदा करता है। उसे पत्थर पर रगड़ने पर सुनहरी रेखा बनती है। यह इस बात का प्रमाण होता है कि नागफणी के तत्व पारे के साथ पूरी तरह एकाकार हो चुके हैं। प्रकृति का अद्भुत संतुलन। प्रकृति ने हर समस्या का समाधान अपने भीतर छिपा रखा है। एक ओर जहां नागफणी रेगिस्तान में उगती है, जहां जीवन कठिन है, वहीं दूसरी ओर वह स्वर्ण जैसा कीमती पदार्थ देने की क्षमता रखती है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी वस्तु को बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। जो बाहर से कठोर और कांटों वाला दिखता है, उसके भीतर अमूल्य खजाना हो सकता है। प्राचीन भारत की गौरव गाथा। इस वीडियो के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ऐसी तकनीकों का विकास किया था जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। नागफणी से स्वर्ण निर्माण की यह विधि केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं थी, बल्कि यह मनुष्य के भीतर के अज्ञान को हटाकर उसे सत्य के करीब ले जाने की एक प्रक्रिया थी। पारे का बंधन और जीवन दर्शन। पारे को मन का प्रतीक माना गया है, जो सदा चंचल रहता है। जैसे नागफणी का रस पारे को बांध देता है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के चंचल मन को स्थिर कर देता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो मनुष्य के भीतर दिव्य गुणों का उदय होता है। यही वास्तविक स्वर्ण निर्माण है। प्राचीन ऋषियों का उद्देश्य मनुष्य को आत्मिक रूप से स्वर्ण बनाना था। प्रयोगशाला और उपकरणों का महत्व। प्राचीन काल में हिमालय की गुफाओं में ऐसी अनेक प्रयोगशालाएं होती थीं जहां ये प्रयोग किए जाते थे। वहां पत्थर की ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था। मिट्टी के लेप से बने विशेष यंत्रों का उपयोग वाष्पीकरण के लिए किया जाता था।
नागफनी के पत्तों को जलाने के बाद जो राख बचती थी उसे क्षार कहा जाता था, और वह क्षार भी धातुओं के शुद्धिकरण में अत्यंत प्रभावी होता था। विभिन्न नक्षत्रों का प्रभाव। स्वर्ण निर्माण की विधि में समय का बहुत महत्व है। पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य योग के दौरान नागफनी का रस निकालना सबसे उत्तम माना जाता है। चंद्रमा की कलाओं का भी इन रसायनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा की रात को किए गए प्रयोगों में सफलता की दर अधिक होती थी। यह दर्शाता है कि प्राचीन रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान से भी गहराई से जुड़ा हुआ था। हमारे चैनल की ओर से सलाह। दोस्तों, हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह जानकारी केवल शैक्षिक और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण के उद्देश्य से साझा की गई है। प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई ये विधियां बहुत ही जटिल और गुप्त होती हैं। बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन के और बिना पूर्ण सुरक्षा उपकरणों के घर पर इस प्रकार के प्रयोग करने का प्रयास कदापि न करें। पारा और अन्य रसायन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल लुप्त हो रहे भारतीय ज्ञान को आप तक पहुंचाना है, ताकि आप अपनी संस्कृति और पूर्वजों की उपलब्धियों पर गर्व कर सकें। किसी भी प्रकार की हानि के लिए हमारा यह वीडियो जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए कृपया सावधानी बरतें और केवल ज्ञानार्जन तक ही सीमित रहें। अंतिम विचार और आभार। आज हमने नागफनी के माध्यम से स्वर्ण निर्माण की अद्भुत प्राचीन विधि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। भारत की यह महान विद्या आज भले ही पूरी तरह उपलब्ध न हो, लेकिन इसके अवशेष हमारे प्राचीन ग्रंथों में सुरक्षित है। हमें अपनी मिट्टी और वनस्पतियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इनमें छिपे रहस्य आज भी विज्ञान की समझ से परे है। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी रोशन कर सकता है। धन्यवाद।